तो गाइस अपन ने हर्ष क्लास स्टार्ट कर दे, बैग खोल के कॉपी निकाल लो। इफ यू वांट आई कैन हेल्प यू आल्सो। चलिए बोलते हैं हम, आप सुनिए आराम से, वेल बिहेव्ड। अपन ने कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का टॉपिक शुरू किया था। क्या टॉपिक शुरू किया था? हमने कल पूरा लॉजिक दिया था कि व्हाई आर वी कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। तो व्हाई का लॉजिक हो चुका है। आज से हम लोग प्रैक्टिस करने वाला है, आज का क्लास और एक क्लास और मान लीजिए, एज टू हाउ डू वी कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। इज दैट ओके फॉर एवरीवन? ठीक है। तो आपका कॉपी में शायद मैंने नोट्स ऑलरेडी कल लिखवा ही दिया था, तो एक बार फॉर्मूला लिख के स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आई थिंक दिस विल बी आवर लेक्चर नंबर 9 या मेरे हिसाब से। गाइस आप लोग से एकदम रिक्वेस्ट किया जा रहा है, ट्राई मेंटेनिंग द लेक्चर नंबर, आपके लिए हेल्प होगा। क्योंकि क्या होगा ना कि आप बहुत सम्स कर रहे हैं, हो सकता है आपको कोई एक स्पेसिफिक सम में डाउट हो, तो इतना लेक्चर में अब हमसे बाद में पूछेगा ना कौन सा लेक्चर, हम बता नहीं पाएगा। क्योंकि एनपीओ में लगभग 26-27 लेक्चर्स होता है एंड तक जाते जाते। तो मेरे को पूछेगा भाई ये किस में है, हम कैसे बता पाएगा आपको कि किस में है। सो इट्स बेटर दैट यू कीप अ ट्रैक ऑफ द सेम। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? तो पूछ के ये स्टार्ट कर रहा है, बिकॉज मैं उसके हिसाब से फिर थोड़ा सा बैचेस को ठीक करूंगा। ठीक है। हाँ, ये आपको अपने आप को जज करना है। ठीक है। तो यू टेल मी हाउ यू फील अबाउट इट। ठीक है। सो हम लोग का एनपीओ के बाद जो नेक्स्ट सेट ऑफ चैप्टर जो हम लोग पिकअप करेंगे, दैट इज गोना बी पार्टनरशिप। दैट इज गोना बी पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप में क्या है? क्लास 12 वाज प्योर पार्टनरशिप, मतलब आप स्टेट बोर्ड से हो, आप आईएससी से हो, आप सीबीएसई से हो, सबके बोर्ड में क्या चैप्टर था? पार्टनरशिप। व्हेन इट कम्स टू सीए फाउंडेशन, व्हेन इट कम्स टू सीए फाउंडेशन, पार्टनरशिप में फंडामेंटल्स है, एडमिशन है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है, रिटायरमेंट है और डेथ। देयर इज नो डिसोल्यूशन इन केस ऑफ सीए फाउंडेशन। डिसोल्यूशन है सीए इंटर में है। क्या ये सबको समझ आ गया है? ठीक है। अब मैं ये चीज दो चीजों के लिए कम्युनिकेट करूंगा आपको। ठीक है। एक अकाउंटिंग फॉर कंपनीज के लिए और एक अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म के लिए। तो लास्ट टाइम मैंने जब अकाउंटिंग फॉर कंपनीज पढ़ाया था, मैंने अप्रोक्सीमेटली 23-24 क्लासेस पढ़ाया था सीए फाउंडेशन में। तो उसमें प्रॉब्लम क्या था कि लास्ट टाइम वाला बैच कोविड बैच था, उनका जो एग्जाम था एमसीक्यू हुआ था। ठीक है। तो और उनका वो एग्जाम दिसंबर में हुआ था और हम लोग फाउंडेशन पढ़ा था जुलाई अगस्त में। तो आई अंडरस्टैंड कि उन लोगों को भूल जाता है, लेकिन आप लोग अभी अभी फुल बोर्ड्स देके आए, मतलब होता है ना पूरा प्रॉपर बोर्ड्स देके आए हैं। इन विच मंथ? मार्च। ठीक है। सबने दिया है मार्च में, चाहे स्टेट बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई हो, चाहे आईएससी हो, सबने दिया है। और सबने वो चैप्टर्स पढ़े हैं, फंडामेंटल्स, एडमिशन, शेयर्स, डिवेंचर, सबने। तो मैं जो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी हो मैं समझा देता हूँ। मैं दो चीजों में आप लोग को बांटूंगा व्हेन इट कम्स टू पार्टनरशिप एंड कंपनीज। अगर आप बोलोगे आपको पार्टनरशिप आता है, मतलब आपको लगता है आपका 12th का टीचर डिड अ गुड जॉब इन टीचिंग पार्टनरशिप। ठीक है। जो लोग मेरे से पढ़ा है होपफुली आपको आना चाहिए, पर कुछ लोग उसमें भी था तो आप लोग कर ही लीजिएगा वापस। तो मैं दो पार्ट में बांट दूंगा। एक मैं पढ़ाऊंगा विच विल बी फास्टर मोड ऑफ टीचिंग, जिसमें मतलब मैं पीएसआर कैलकुलेशन ये सब नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे पीएसआर कैलकुलेशन और नहीं आता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट द लेवल ऑफ एग्जाम इज। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली सीधा एडजस्टमेंट्स करके बैलेंस शीट सम्स पिकअप करेंगे, और ये असम्पशन होगा कि आपका बेसिक्स ठीक ठाक है। और जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, दो एक्स्ट्रा पॉइंट है इसके अंदर, वो दो एक्स्ट्रा पॉइंट सिखा दिया जाएगा। एक जेएलपी के ऊपर है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, जो आपने 12 में नहीं पढ़ा होगा, और एक एक्स्ट्रा पॉइंट है। बाकी एवरीथिंग एल्स रिमेन्स द व्हाट? सेम, पूरा सेम टू सेम है, सेम टू सेम। और जो भी एक्स्ट्रा आएगा तो आपको सम्स में बता दिया जाएगा। तो जिनको वो आता है मैं उनके लिए अलग से करवाऊंगा कि सीधा फास्ट ट्रैक मोड पे हो रहा है। क्या बोला, समझ में आ गया? सेकेंड सेट ऑफ उनका स्टूडेंट्स होगा जिनका पार्टनरशिप हिला हुआ होगा, तो मैं उनको धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, आराम आराम से, प्रेम पूर्वक, ज्यादा क्लासेस लेके। ये मैं उसके लिए कर रहा हूँ कि जिनको ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जब उनको ये क्लासेस करवाए तो हम लोग को गाली देते हैं कि भाई दिस इज नो पॉइंट योर टीचिंग अस सो स्लो, आई वांट, आई कैन डू इट फास्टर, आई कैन डू इट इन 15 क्लासेस, व्हाई डू टीचिंग 40-45 क्लासेस। ये डिफरेंस मैं बोलना चाहता हूँ। मैं अपना जॉब से नहीं हट रहा हूँ, मतलब मैं पढ़ाऊंगा। कोई बोले हमको पूरा स्लो करके पढ़ना है, शुरू से पीएसआर निकालने से पढ़ना, तो आप करिए। जिनको लगता है उनको सब ऑलरेडी आता है, वो सीधा एक स्टेप या दो स्टेप आगे से शुरू कर सकता है, तो सीधा पिकअप कर सकता है। ऑब्वियसली हम समरी वमरी तो बनवा के देगा, लेकिन हम ये अजम्पशन करेगा कि आपको वो आता है। नहीं आता तो समरी वाला से शुरू मत करेगा, शुरू से शुरू करिए। ये पार्टनरशिप के लिए। सेकेंड चैप्टर कौन सा है? अकाउंटिंग फॉर कंपनीज।
अकाउंटिंग फॉर कंपनीज जिनको आता है, मतलब जो एकदम श्योर है, क्योंकि देखो शेयर्स का चैप्टर है। और एक चीज समझा देता हूँ, यहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन तो होगा ही होगा, ऑब्वियसली बात है, पर यहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन विद फोर फीचर बोल के एक टॉपिक होता था 12 में, जिसमें ओवर सब्सक्रिप्शन भी हो रहा है और क्या हो रहा है, फोर फीचर। तो मेरे को नहीं लगता है स्टेट बोर्ड का स्टूडेंट्स को आता होगा, स्टेट बोर्ड का स्टूडेंट को ढंग से ओवर सब्सक्रिप्शन भी नहीं आता, पर सीबीएसई और आईएससी को तो 100% ओवर सब्सक्रिप्शन आना ही पड़ेगा, तो उसके बिना वो बोर्ड दे ही नहीं सकते। तो ओवर सब्सक्रिप्शन विद फोर फीचर का टॉपिक तो यहाँ पे है ही नहीं, एक ही सम है, ओवर सब्सक्रिप्शन फोर फीचर, उसके पहले तक का टॉपिक। और लास्ट टाइम जो मेरा डॉन बॉस्को बैच था, मैंने उनको सीए वाले बैच के साथ ही पढ़ाया, तो उनको तो सीए वाला सम्स करवाया हुआ भी था। तो मैं अकाउंटिंग फॉर कंपनीज में भी सेम सेट करूंगा, सेम बांट दूंगा, जिनको स्लो करना है वो पूरा स्लो करिएगा, जिनको फास्ट करना है वो फास्ट करिएगा। क्या बोला, समझ में आ गया? तो जिनको ऑलरेडी आता है उनका फायदा क्या होगा, वो जल्दी जल्दी से 6-7 क्लास किया, उनका चैप्टर ही खत्म हो गया पूरा का पूरा। सो दे डोंट हैव टू स्पेंड 26-27 क्लासेस अननेसेसरी, क्योंकि आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है बैंक टू शेयर एप्लीकेशन का एंट्री सुनने में, या शेयर इशूड एट पार और प्रीमियम का बेसिक सम करने में, फिर वो आपको ऑलरेडी आता है, क्योंकि आपने फुल फ्लेजेड बोर्ड्स दिया है प्रैक्टिस करके। तो और अभी आपका फ्रेश भी होगा। तो मैं जैसे एनपीओ खत्म होगा, ये दो सेट उनको अलग कर दूंगा, जैसे दो चैप्टर उनका जल्दी हो जाए, जिनका कॉन्फिडेंस नहीं है उनको मैं आगे करके स्लो करके पढ़ाऊँ। क्या बोला, समझ में आ गया? ये मैंने उसके लिए बोला है ताकि जिनको स्लो है उनको लगे नहीं कि मैं पढ़ाऊंगा नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, स्लो करके बैच अलग करके पढ़ाऊंगा। पर कुछ लोग ऑलरेडी में से 11-12 पढ़ा के रखा है, अगर हमको शुरू से बैंक टू शेयर एप्लीकेशन पढ़ाएगा, दे फील वेरी लीस्ट इंटरेस्टेड। हम लोग रोज हमको गाली देते हैं, हम इतना बदुआ लेना नहीं चाहते। क्या बोला, समझ में? अगर आप कोई और टीचर से पढ़ के आया है तो वो आप देखिए कि आपको क्या कॉन्फिडेंस है, नहीं है। ठीक है, जो मेथड मैं आपको 12 में सिखाया हूँ, जितने लोग 11-12 हमसे पढ़े, तो सेम मेथड में सीए फाउंडेशन में फॉलो करूंगा। ठीक है, क्या बोला, समझ में आ गया है? आया ना? जिन लोग को लगता है ऑलरेडी शेयर्स याद है, जिनको लगता है शेयर्स याद है, तो आज मैं क्या करूंगा, आई बी सेंडिंग 10 सम्स का एक पीडीएफ भेजूंगा इस ग्रुप पे, जिनको लगता है शेयर्स याद है। अब वो करके देखिएगा, अगर वो आपसे हो गया तो मतलब आपसे शेयर्स हो गया, मतलब आप क्लास करिएगा फिर भी, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड होना पड़ेगा। लेकिन जिनसे हो गया वो परफेक्ट है, जिनसे वो हो जाता है तो फिर सीधा 7 या 8 क्लासेस वाला क्लासेस कीजिएगा, 1.5 घंटा चैप्टर निकल गया स्ट्रेट अवे। ठीक है, और जिनको लगता है नहीं यार मैं तो धीरे वाला करूंगा, 25-26 क्लासेस, आप वो वाला करिए। बोथ द सिचुएशंस आर अलाउड। क्या बोला, यहाँ तक सबको समझ आ गया है? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, हाँ, जितना लोग जून अटेम्प्ट है, कितना लोग जून अटेम्प्ट है यहाँ पे जल्दी से? तो आप लोग तो फास्ट वाला ही है, आप लोग का स्लो वाला का कोई मोड नहीं बनता शेयर्स के लिए। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, चलिए। क्या यहाँ तक सबको समझ आया मैंने क्यों कम्युनिकेट किया? ताकि जब मैं ग्रुप में लिखूँ ना हाई तौबा ना करिएगा, तो मैं उसके लिए पहले ना आपको अकाउंटिंग फॉर कंपनीज का एक सम भेज दूंगा 10 टू, आप देख लीजिए वो 10 सम आपको देख के क्या लगता है, समझ आते नहीं, आपको लगता है यार हमको तो समझ आते हैं, हमसे बन जाएगा, तो फास्ट वाला ज्वाइन करिएगा, नहीं बनेगा तो स्लो वाला ज्वाइन करिएगा। समझ आ गया क्या माइंडसेट बोला है? और 10 सम पूरा लास्ट 10 जितना भी पेपर्स हुआ है, जो आईसीआई का मॉक टेस्ट वॉक टेस्ट उसका सम देगा, क्योंकि अगर वो हो रहा है मतलब पैसा मुझ हो जाएगा, क्योंकि उसी लेवल का सम आता है। पर याद रखिएगा शेष 15 मार्क है। कितना मार्क है? 15। मतलब ये फिक्स है। क्वेश्चन नंबर 6 में 15 मार्क शेयर्स और डिवेंचर का चैप्टर से आएगा। डिवेंचर में बेसिक इशू और डिवेंचर है, पर डिवेंचर तो सभी स्लो मोड में करिएगा, शेयर्स जिनको जिनको आता है फास्ट मोड में निपटा लीजिएगा। ठीक है, जिनको आता है। तो 15 मार्क का सवाल है, आप समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? पार्टनरशिप अगेन 10 से 15 मार्क, एमपीओ आपका 10 से 15 मार्क, लगभग 45 मार्क्स का सिलेबस है। क्या बोला, सबको समझ आ गया है? तो एनपीओ तो अपन बहुत धीरे पढ़ रहे हैं, आपको समझ आ गया होगा, अभी तक मैं एकदम धीरे पढ़ा रहा हूँ। तो जिनको धीरे पढ़ना है ऐसा ही सेम स्पीड में पार्टनरशिप हो, जिनको लगता है नहीं उनको आता है वो सीधा फास्ट वाला ज्वाइन करके निकाल लीजिएगा। क्या बोला, समझ आ गया है? उसके लिए पहले मैं आपको शेयर्स का सम भेजूंगा, आपको अभी भेज दूंगा, तो आपको दिख जाएगा 10-12 दिन में कि भाई आपको आ रहे हैं। कोई लोग अगर सीयूटी दे रहे हैं तो 10-12 सम प्रैक्टिस करने से आपका सीयूटी भी रिविजन हो जाएगा ऑटोमेटिक। इज दिस क्लियर टू द एंटायर बैच? एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? बहुत बढ़िया, थैंक यू। अब लेक्चर नंबर 9 पे अपन क्या स्टार्ट करने का डिसाइड किया, क्या टॉपिक? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। मेरे को एक चीज आपसे पूछना है, मैंने आपका तारीफ किया सीए इंटर बैच में, तो सही बोल दीजिएगा, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट यहाँ पे आएगा या नहीं आएगा? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इज हम इंटर वालों को बोला, फाउंडेशन वालों को पता है इक्विपमेंट इज एसेट, बोलते हैं बेकार बात कर रहे हैं आप। ठीक है, हाँ हम कल तुम लोग उन लोग के सामने पूछ लेगा। ठीक है, इज्जत। उन लोग का आज हम पूछा इक्विपमेंट क्या होता है, बोलते पता नहीं, यही प्रॉब्लम है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, इक्विपमेंट कंज्यूम नहीं बोला मैंने, क्या बोला? तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस कैश परचेजेस प्लस क्रेडिट परचेजेस माइनस क्लोजिंग।
यहाँ तक ठीक है? तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला एक बार मेरे साथ साथ, ओपनिंग स्टॉक प्लस कैश परचेजेस प्लस क्रेडिट परचेजेस माइनस क्लोजिंग। समझ आ गया? तो ओपनिंग स्टॉक प्लस वापस से कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेजेस माइनस क्लोजिंग। आपको पता है कैश परचेज का डेटा कहाँ से मिलेगा, और ये क्रेडिट परचेज हम लोग को निकालना पड़ेगा। ठीक है, इतना सबको समझ आ गया है? अब बिना कोई टाइम वेस्टेज के सेम एग्जांपल से स्टार्ट करें अपन। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर 1 लिख रहा है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम टॉपिक का। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्टॉक ऑफ व्हाट, स्टेशनरी। मतलब मेरा स्टेशनरी बेचने का बिजनेस नहीं है, यहाँ पे क्लियर है? स्टॉक ऑफ व्हाट, स्टेशनरी। 1416 31,370। तो 1416 क्या डेट हो गया हम लोग का? हाँ बोल दो, बढ़िया लगेगा। तो 31,317 4,000। व्हाट इज माय ओपनिंग स्टॉक? 3,000 इज माय क्लोजिंग। क्रेडिटर, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी। क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी वो है जिससे हम लोग स्टेशनरी खरीदता है। आपको पता है सप्लायर होता है, क्या होता है? सप्लायर, जिससे हम लोग गुड्स खरीदेगा, हाँ या ना? तो क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी का ओपनिंग बैलेंस है 7,200। क्या है ओपनिंग बैलेंस? क्लोजिंग बैलेंस है 5,400। आपको पता है क्रेडिटर का डेटा आपको क्यों चाहिए? कम सुनाई दिया? और एक तरह का परचेज होता है, पर कैश परचेज कहाँ पे होगा? तो अगर कैश परचेज होगा तो अगला बोलेगा, पर क्रेडिट परचेज के लिए क्रेडिटर का डेटा देगा जिससे मैं कैलकुलेट कर लूँ। कैसे करूंगा मैं सिखाऊं। क्या यहाँ तक का डेटा क्लियर है क्या? अब नीचे लिखा हुआ है अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी, amount paid for stationery during 2016-17 rupees 25,000। ऐसे आपसे कुछ पूछता हूं मैं, अगर बता दे तो ब्रिलियंट। ये जो मैंने लाइन लिखा है ना, अमाउंट पेड फॉर व्हाट, इज दिस कैश परचेज? क्या? एकदम गलत जवाब। ये कैश परचेज नहीं है। ये वो पेमेंट है जो मैंने को साल में मैंने क्रेडिटर को, जो मैंने किसको पेमेंट किया है? क्रेडिटर। तो आप माल क्रेडिटर से खरीदते हो तो कभी तो उसको रुपया दोगे ना मेरा भाई। तो आपने साल भर में उसको कितना रुपया दिया है? ये डेटा भी कहाँ पे होगा? आरएनपी। मतलब आरएनपी से दो चीजों का डेटा मिलेगा, एक कैश परचेज का एंड एक अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स। अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स। एक सेकंड मेरे साथ आराम से पहले बात सुनो। व्हाट इज माय ओपनिंग स्टॉक? will be well behaved. What is the opening stock? Closing stock. What is the opening creditor? Closing creditor 5,000। और मैंने क्रेडिटर को रुपया पे कितना किया? क्रेडिटर को 25,000 रुपया पे किया है क्रेडिटर। ये कैश परचेजेस नहीं है। अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग 16-17। अगर कैश परचेज होगा तो लिख के देगा परचेजेस, कैश परचेजेस ड्यूरिंग। तो जब भी वो लिख के देगा ना अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी, मतलब पता हमने किसको पे किया? क्रेडिटर की जगह वो एग्जाम में एक और नाम दे सकता है, सप्लायर। सप्लायर भी तो बोलते हैं मेरा माल का सप्लायर ये। नहीं समझा या नहीं समझा? ठीक है, तो याद है हम लोग का रेहाबाड़ी क्लब था, मान लो उसमें हम लोग स्टेशनरी बेचता है, तो हम लोग स्टेशनरी विवेक से खरीदता है। तो हम लोग का स्टेशनरी का सप्लायर कौन है? विवेक। तो विवेक मेरा क्रेडिटर है। विवेक मेरा क्या है? क्रेडिटर या सप्लायर, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। तो मैं सप्लायर से गुड्स खरीदता हूँ, तो उसको साल में कुछ तो रुपया पे करूंगा ना मेरा भाई। तो मैंने उसको साल भर में कितना रुपया पे किया है? शुरू में देना कितना रुपया था? तो मैंने साल में दिया कितना रुपया? 25,000। और एंड में अभी भी कितना देना बाकी है? ये डेटा है। क्या बोला, समझ आ गया? तो एक बार मेरे को कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का आराम से फॉर्मूला बता सकते हैं क्या? प्लस कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज माइनस क्लोजिंग। क्योंकि इसमें क्रेडिटर का डेटा दिया हुआ है ना, तो यू विल हैव टू कैलकुलेट क्रेडिट परचेज। यू विल हैव टू कैलकुलेट व्हाट, दैट ओके फॉर एवरीवन? विल हैव टू कैलकुलेट व्हाट? एक बार और विदाउट कोई दिक्कत? ठीक है। और क्रेडिटर को आपने पे कितना रुपया किया? ये रुपया भी कहाँ पे जाएगा? आरएनपी।
मतलब आरएनपी में दो डेटा चाहिए, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स एंड कैश परचेज। देखो भाई आगे एक कदम तभी बढ़ेंगे जब समझ आएगा, एकदम पेशेंस के साथ। क्या यहाँ तक क्लियर है? कुछ समझ नहीं आता है प्लीज पूछो। आया है? क्या मैं आगे बोल सकता हूँ? आप मेरे को बता सकते हैं कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम का फॉर्मूला क्या होगा? प्लस कैश परचेजेस प्लस क्रेडिट परचेज माइनस लिखे। तो पहले तो फॉर्मूला कॉपी करेगा हमेशा, कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम। अब गाइस आपको थोड़ा सा एक चीज का बैकग्राउंड और दे देता है। अब मेरा बात अच्छा से सुनना, एक सेकंड पेन नीचे रख, एक आप जब बड़ा सम करेगा क्या करेगा? तो एडजस्टमेंट्स होगा। जैसा मैंने यहाँ एडजस्टमेंट एग्जांपल लिखा है ना, ऐसा ही एडजस्टमेंट बड़ा सम में होगा और आपको इसी को सॉल्व करना पड़ेगा। और बड़ा सम में तो वो आरएनपी बना के देगा, तो अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी एडजस्टमेंट में नहीं होगा, कहाँ पे होगा? आरएनपी। बस ये डिफरेंस होगा। कैश परचेजेस कहाँ पे होगा? आरएनपी। पर यही सम का तो बड़ा सम बनेगा। ये एडजस्टमेंट होगा ही होगा, सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट होगा ही होगा, एंट्रेंस फी का एडजस्टमेंट होता ही होता है नॉर्मली। भाई एडजस्टमेंट्स ना गेम। तो क्या बोला, समझ आया है? चलिए यहाँ लिखते हैं अपन कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम का एक बार आराम से फॉर्मूला बताइए मेरे लिए। प्लस पूरा लिखेगा फॉर्मूला हम लोग, कैश परचेजेस प्लस क्रेडिट परचेजेस माइनस व्हाट? गाइस सबसे पहले व्हाट इज द ओपनिंग स्टॉक, अगर मैं बता सकते हो? व्हाट इज द ओपनिंग स्टॉक? क्या देखो इस सब में कैश परचेजेस दिया हुआ है क्या? तो इसको क्या ले रहे हैं हम लोग? जीरो। क्रेडिट परचेज तो निकालना पड़ेगा, और क्या माइनस कर रहे हैं हम लोग? व्हाट इज माय क्लोजिंग स्टॉक? ठीक है क्या? अब क्रेडिट परचेज किसका डेटा की मदद से निकलेगा? क्रेडिटर्स मतलब वो होता है जिससे हम लोग गुड्स उधार में खरीदते हैं। तो क्रेडिटर एसेट होता है, लाइबिलिटी होता है, मतलब राइट फ्रॉम द बेसिक ही पूछ रहा है, क्रेडिटर इज अ व्हाट? अब ये क्रेडिट परचेज निकालने का दो ऑप्शन है हमारे पास, सुन लीजिए। या तो मैं क्रेडिटर का लेजर बनाऊंगा, या तो मैं क्रेडिटर का, या फिर इसका भी फॉर्मूला है, फिर इसका भी क्या है? फॉर्मूला। पर पहले मैं आपको लेजर सिखाऊंगा। पहले मैं आपको क्या सिखाऊंगा? क्योंकि लेजर इज रियल, फॉर्मूला उसी लेजर से आया है जो आपको एग्जाम में क्विक करने में हेल्प करेगा। तो अपन लेकिन पहले क्या सीखेगा? लेजर। तो आइए अपन लेजर बनाने वाले हैं, पता है किसका? क्रेडिटर्स। गाइस कुछ चीज नहीं आता ना तो प्लीज बोलना। हाँ पूछते हैं आपसे आराम से, वेल बिहेव। क्रेडिटर इज अ व्हाट? क्रेडिटर इज अ ब्रिलियंट। क्रेडिटर इज अ लाइबिलिटी। तो अगर ये लाइबिलिटी है, इसका ओपनिंग बैलेंस क्या बोला? ओपनिंग बैलेंस विल बी ऑन विच साइड? एंड द क्लोजिंग बैलेंस विल बी ऑन द डेबिट साइड। अगर एसेट होगा ना, ओपनिंग बैलेंस विल बी ऑन द डेबिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस ऑन द क्रेडिट साइड। जिसको नहीं आता उसके लिए बेसिक भी बोला है वापस से। तो क्रेडिटर इज अ, इट विल ओपन ऑन विच साइड? बाई बैलेंस 7,000। सही है यार। बाई बैलेंस बीडी 7,200। और यहाँ नीचे आएगा टू बैलेंस सीडी। ठीक है। अब एक डेटा और दिया हुआ है, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी। तो मैंने ये अमाउंट क्रेडिटर्स को पे किया है, क्रेडिटर्स को पे करने का एंट्री चाहिएगा। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू, क्रेडिटर इज अ लाइबिलिटी। मैं लाइबिलिटी को पे कर रहा हूँ, मेरा लाइबिलिटी गिरेगा, लाइबिलिटी गिरने से डेबिट। दूसरा बच्चा लेवल इजी चीज जो हर लोग पढ़ाता है, बैंक पैसा आ रहा है या जा रहा है?
तो नीचे टू बैंक होगा, ऑब्वियस सा बात है, आ रहा है तो बैंक डेबिट होगा। तो टू बैंक में कितना रुपया, तो पता है इस साइड का टोटल कितना हो गया है, 30,400। इसका टोटल भी कितना होगा, पर क्या है दोनों साइड मैच हो रहा है। तो द मिसिंग फिगर विल बी परचेज। कौन सा परचेज, ओके स्लो करता है, राइट फ्रॉम द बेसिक जाएगा। हम लोग विवेक से स्टेशनरी खरीद रहा है, हम लोग विवेक से क्या खरीद रहा है, तो ये हम लोग का क्रेडिटर है, क्योंकि मैंने इसको अभी तक रुपया पे। आप लोग कैलकुलेट मत करो, आप लोग बेसिक्स क्लियर करो, हाँ प्लीज, इंटर में जाके कोई नहीं सिखा पाएगा ऐसा। क्रेडिटर विवेक है, क्रेडिटर कौन है, मैंने उससे गुड्स खरीदा है, इज दैट ओके। तो मैंने गुड्स परचेज किया है, परचेज का एंट्री होगा परचेज अकाउंट डेबिट टू विवेक। विवेक मेरा क्या है, क्रेडिटर, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। मैं गुड्स परचेज कर रहा हूँ, एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस डेबिट होता है, क्रेडिटर इज अ लाइबिलिटी, बढ़ेगा क्योंकि मेरे को उसको रुपया देना है, क्रेडिट होगा। परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, परचेज अकाउंट डेबिट टू, तो मैं क्रेडिटर में जाके क्या लिखूंगा, बाई परचेजेस। 30,400 माइनस 7,200 कितना, हो गया क्या। तो मेरे को क्रेडिट परचेज मिल गया गाइस, कितना है क्रेडिट परचेज, ये भी हम ऊपर कॉपी कर देते हैं। इससे मेरे को पता चल जाएगा व्हाट इज माय कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम, और जो भी कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम आएगा वो पता है कहाँ जाएगा, IND। कहाँ पे जाएगा, बताइए कितना आएगा, ये मेरा एक्सपेंस में चला जाएगा। क्या मेरा फर्स्ट एग्जांपल सबको यहाँ पे समझ आ गया गाइस। जब ये सब्सक्रिप्शन जितना एग्जांपल नहीं है यहाँ पे, प्लीज समझिएगा, जान मुझ के हम फिर भी 2 क्लास खींच रहे हैं, ठीक है, आज का क्लास और एक क्लास आपका प्रैक्टिस के लिए, पर इसमें इतना एग्जांपल नहीं है। क्या बोला, सबको समझ आ गया है, इट्स अ वेरी वेरी बेसिक पढ़ाई। तो बता दिए आप हमको, एक बार बताइए मेरे साथ साथ, प्लीज रिप्लाई करिएगा। कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम का फॉर्मूला चाहिए हमको, और क्रेडिट परचेज निकालने का अलग से वर्किंग नोट बनेगा, और उसके लिए हम लोग ने लेजर बनाया, किसका, ठीक है। तो क्रेडिटर का लेजर समझ आया, क्रेडिटर इज अ व्हाट, द ओपनिंग बैलेंस विल बी ऑन द क्लोजिंग बैलेंस विल बी ऑन द डेबिट, परफेक्ट है, ठीक है। फिर जो पे किया वो आ गया, और मिसिंग फिगर आ गया परचेजेस। ये परचेजेस कौन सा परचेज है, और ये जो आप अमाउंट पे किया है ना, ये कहाँ से आएगा। जब आप ये सब क्लियर रखेगा तभी आपका बेसिक ठीक रहेगा, बड़ा सम हैंडल कर पाएगा कि कौन सा आइटम किधर से आ रहा है और जा रहा है। तो आपने जो अमाउंट निकाला 24,200, ये कहाँ पे जाएगा, IND का एक्सपेंस साइड में जाएगा, कि मैंने इतना रुपया का स्टेशनरी इस साल यूज किया है, कितना रुपया का स्टेशनरी यूज किया है। पर आप एक बात है ना, वेयर विल द ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी को, ओपनिंग बैलेंस शीट, कौन सा बैलेंस शीट, क्लोजिंग स्टॉक किधर जाएगा, कैश परचेज किधर जाएगा, 10P, RMP। और क्रेडिट परचेज तो आप कैलकुलेट करेगा किसके मदद से, क्रेडिटर। परचेजेस IND में नहीं जाएगा, IND में क्या जाएगा, कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी। परचेजेस नहीं जाएगा IND में, तभी तो कंज्यूम जा रहा है, क्योंकि ट्रेडिंग का धंधा में थोड़ी है। क्या परचेजेस PNL में जाता क्या, ट्रेडिंग में जाता, पर यहाँ तो ट्रेडिंग बन ही नहीं रहा है। गाइस आप लोग प्लीज सुनो, नहीं तो बड़ा सम नहीं करवा पाएगा। लिसन केयरफुली, कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम का हमको फॉर्मूला चाहिए, इज दैट ओके, क्लियर, 100%। ओपनिंग स्टॉक प्लस कैश परचेजेस प्लस क्रेडिट परचेजेस माइनस व्हाट, ओके परफेक्ट। मैं आगे बोल सकता हूँ। अब सुन, कैश परचेज का डेटा कहाँ से आएगा, क्या बोलो नहीं, क्रेडिट परचेज आप कैलकुलेट करेगा विद द हेल्प ऑफ क्रेडिटर या सप्लायर। ओपनिंग स्टॉक किधर जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक, और IND में जाएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, और RNP में दो चीज जाएगा, कैश परचेजेस, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर या अमाउंट पेड टू सप्लायर। वो क्रेडिटर बोलेगा या सप्लायर बोलेगा, इतना ही काम है, समझ आ गया।
आप लोगों को डाउट है प्लीज पूछिए। तुम लोग तुमको ज्यादा एफिशिएंट हो, डाउट ही नहीं हो रहा है, श्योर है आप लोग क्लियर है? बढ़िया। ओके नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर, चलिए एग्जांपल नंबर 2 पे चल रहे हैं। स्टॉक और स्टेशनरी, स्टॉक और स्टेशनरी 1470, 21,000, 31,318, 18,000। ये दोनों क्या क्या स्टॉक हो गया जल्दी से बताओ। ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक। क्रेडिटर इज आवर व्हाट? creditor for stationery 11,000, 23,000. What is our opening creditor? Closing creditor? There है क्वेश्चन, आप जितना सोचेगा उतना बढ़िया। Why do we need the amount of creditor? बस यही सुनना था, क्रेडिट परचेज निकालने के लिए, ठीक है। अब मैं नीचे लिख रहा हूं स्टेशनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर, ₹75,000। आपका जिंदगी का चेक पॉइंट है। तो व्हाट इज द स्टेशनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर? मतलब क्या परचेज है? दोनों है। दिस इज कैश परचेज प्लस मूवमेंट। सुनिए क्लास का, क्या ये परचेजेस आरएनपी में है? फिर आंसर नहीं, मतलब क्या मैं आरएनपी बनाया हूँ क्या? मतलब ये परचेजेस का एक पार्ट आरएनपी में होगा, और अगर मैं आरएनपी के अंदर परचेज लिखता तो क्या परचेज? तो एडजस्टमेंट में बोलो मैंने इतना रुपया का परचेज किया, मतलब ये दोनों है, कैश परचेज क्रेडिट। अगर आप एग्जाम में सम करेगा और आरएनपी के अंदर परचेज होगा तो क्या परचेज होगा? पर अगर वो एडजस्टमेंट में लिख के दे रहा है परचेजेस इतना है, मतलब वो दोनों है, कैश भी है क्रेडिट भी है। पता नहीं समझा नहीं समझा? तो अब नीचे में एक सेल्फ नोट लिखिएगा अलग कलर का पेन से। If the purchases would have been, if the purchases would have been given inside the RNP, अगर परचेजेस आरएनपी के अंदर होता, कैश परचेजेस, if the purchases would have been given inside the RNP dash, क्या परचेजेस होता? However, in the above sum, the question mentions, however in the above sum, the question mentions purchases in the adjustment. However, in the above sum, the question mentions purchases in the dash total purchases. Total purchases bracket open, cash purchase plus credit purchase। क्योंकि नहीं तो इसको अलग करने का दुनिया में कोई तरीका नहीं है। आई एम सॉरी, या तो आप इस पूरा को क्रेडिट परचेज मानो या पूरा कैश परचेज मानो, और तो कोई तरीका ही नहीं, तो सम हो ही नहीं सकता ये वाला। तो मैंने मान लिया ये टोटल परचेजेस। पता नहीं समझा है नहीं समझा? अगर कोई बोलता है ये क्रेडिट परचेज तो भी उसका आंसर राइट ही आता, क्योंकि फिर कैश परचेज क्या लेता? 0। और वो क्रेडिट परचेज पता है तो उसका क्रेडिटर का कोई काम, क्या पता है क्रेडिटर का डेटा का कोई काम है या नहीं? रिप्लाई नहीं आया। व्हाई डू वी नीड क्रेडिटर का डेटा? एंड वी ऑलरेडी नो द परचेजेस।
पता नहीं, समझा नहीं सकते। आइए फटाफट से कैलकुलेट करते हैं। कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक प्लस कैश परचेजेस प्लस क्रेडिट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो एक बार आप बता दीजिए व्हाट इज द ओपनिंग स्टॉक। आंसर नहीं आया। ओपनिंग स्टॉक कितना, क्लियर है यहाँ तक? प्लस अब इन्होंने कैश और क्रेडिट अलग से दिया है, खाली परचेजेस दिया है, तुमको जो मानना है मान लो। प्लस कितना लिख रहे हैं, माइनस माई क्लोजिंग स्टॉक, डन है। ये 70,000 कहाँ जाएगा? ये इतना रुपए का स्टेशनरी जो आपने इस साल क्या किया है, यूज किया है, ठीक है, ये एक्सपेंस में चला जाएगा। समझ आया तो बहुत ही बढ़िया। सब लोग यहाँ तक क्लियर है क्या? नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 होगा शायद। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 1418, 1418, 30,000। हमें सब में आपको 5 मिनट बुद्धि लगाने के लिए देगा, हमको चेक करना है मेरा बैच का कितना चाहते हैं। 24,000 क्या स्टॉक है, आप लोग को दिख गया होगा ये ओपनिंग स्टॉक और क्रेडिटर्स। व्हाई डू वी नीड द डेटा ऑफ क्रेडिटर्स? काम करो, इस फिगर को ठीक करो ना, सॉरी। 40,000, 58,000। ह्यूमन बीइंग है, गलती हो गया, चिल्ला चिल्ली मत करिएगा, सॉरी भी बोला है। क्रेडिटर्स में वो सेम फिगर कॉपी कर दीजिए, 30,000, 24,000। गलती हो गया था, ठीक है, अभी लिख लिया आप लोग। तो व्हाई डू वी नीड द क्रेडिटर्स का डेटा? और ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है सामने, यहाँ तक बढ़िया है। पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स ₹1,26,000। पेमेंट मेड टू क्रेडिटर रुपीज, आपको पता है ना डेटा क्या चीज के लिए यूज होगा, बताओ। ठीक है, तो पेमेंट मेड टू क्रेडिटर कितना रुपया लिखा है मैंने? स्टेशनरी परचेज्ड इन कैश, मतलब ये कौन सा परचेजेस है? ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 20% ऑफ टोटल परचेजेस। दस दस सम आपको निकालना है, कितना स्टेशनरी कंज्यूम है। 5 मिनट दे रहे हैं, आंसर मत बोलना, करके शांति से बैठ जाइएगा।
चले उनका सेटिस्फेक्शन के लिए खाली डायरेक्ट आंसर बोलेगा जितना स्टेशनरी कंज्यूम्ड होना चाहिए था, तो स्टेशनरी कंज्यूम का आंसर आना चाहिए 1,32,000। जितना लोग राइट हुआ बढ़िया, नहीं हुआ तो भी आप मेरे पास सुनेगा, और हुआ है तो भी सुने। ठीक है, सबसे पहले ना हमको ये क्रेडिटर का डेटा दिया हुआ है और पेमेंट मेड टू क्रेडिटर दिया हुआ है, ये दोनों से हम क्या निकाल सकते हैं? रिप्लाई बहुत खराब था, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा कैलकुलेशन ऑफ क्रेडिट परचेज, और इसके लिए मैं क्या बनाऊंगा? लेजर। तो मैं किसका लेजर बना रहा हूँ? क्रेडिटर्स बाई बैलेंस। बता सकते व्हाट इज द बाई बैलेंस बीडी जल्दी से? टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी कितना? और फिर दिया हुआ अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स को पे करने का एंट्री होता है क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो टू बैंक कितना रुपया? तो यहाँ पे आ जाएगा बाई व्हाट? परचेजेस कितना? गाइस ये आप लोग से अकाउंट राइट बनना चाहिए था। ये किसका लेजर है? तो मेरे को क्या परचेजेस मिल गया है? ठीक है, अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोला स्टेशनरी परचेज इन कैश ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 20% ऑफ। तो जो भी आपका टोटल परचेजेस है ना, कैश परचेज का कितना परसेंट है? क्या हमको टोटल परचेजेस पता है क्या? तो मैं लिख रहा हूं लेट द टोटल परचेज बी एक्स। पता नहीं समझा है नहीं समझा? तो अगर मेरा टोटल परचेज एक्स है तो मेरा कैश परचेज उसका कितना परसेंट है? 20% ऑफ व्हाट? एक्स। थोड़ा फास्ट तो नहीं हो गया है? इन्होंने बोला मेरा कैश परचेज द परचेज ड्यूरिंग द ईयर इन कैश अमाउंटेड टू 20% ऑफ द टोटल परचेज। जो भी आपका टोटल परचेज है उसका कितना परसेंट बोला है? कम रिप्लाई था। तो 20% ऑफ द टोटल परचेज, डू आई नो द टोटल परचेज? या फिर आंसर नहीं किया तो विल अज्यूम द टोटल परचेज टू बी, मेरा टोटल परचेज कितना हो गया है? एक्स, एंड मेरा कैश परचेज इज 20% ऑफ एक्स। कैन एनीवन टेल मी टोटल परचेज में क्या क्या परचेजेस आएगा? मेरा ये लिखना सही है, 20% ऑफ एक्स प्लस 1,20,000 इज इक्वल टू एक्स। पता नहीं कितना लोग समझा ये चीज। मेरा टोटल परचेज का मतलब दो तरह का परचेजेस है, कैश परचेज, क्रेडिट परचेज। कैश परचेज टोटल का 20% और क्रेडिट परचेज तो मेरे को पता ही है, तो कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज इज इक्वल टू एक्स। मैंने टोटल परचेज को एक्स क्यों लिया? क्योंकि इन्होंने बोला 20% ऑफ व्हाट? टोटल परचेजेस। तो ऑब्वियसली मैं एक्स किसको लूंगा भाई? टोटल परचेज को। यहाँ पर साइलेंट क्यों है गाइस? क्लियर है क्या? तो टोटल परचेज को मैंने क्या माना? फिर रिप्लाई नहीं आया। 20% ऑफ एक्स प्लस व्हाट? क्रेडिट परचेजेस कितना है? 1,20,000 इज इक्वल टू व्हाट? एक्स। कैन वी सॉल्व फॉर दिस? कैलकुलेटर भी अब तो 0.20x, अरे 20% को 0.20 इज इक्वल टू एक्स। तो 1,20,000 इज इक्वल टू एक्स माइनस 0.20x। इसके पहले 1 होता है, और थोड़ा बोलेगा तो शर्म आ जाएगा। 0.80x, therefore x is equal to 1,20,000 divided by 0.80। कितना आएगा? 1,20,000 क्या परचेजेस है मेरा? परफेक्ट है, हमको यही चाहिए था। मेरे को कैश परचेज और क्रेडिट परचेज का टोटल मिल गया है। क्रेडिट परचेज कितना है? 1,20,000, तो कैश परचेज कितना होगा? 30,000। और अलग अलग चाहिए भी नहीं यार, आप लोग नहीं समझा अभी भी। देखो मैं कुछ बोलता हूँ, इस सब में सबको ना पहले क्रेडिटर से क्या निकाल लेना चाहिए था? लेट्स स्पीक इट अप गाइस। फिर फॉर्मूला में जाके क्रेडिट परचेज पता है अपने को, आया ना? ओपनिंग स्टॉक पता है, क्लोजिंग स्टॉक पता है, क्या नहीं पता है? वो बोला कैश परचेज इज 20% ऑफ द टोटल, तो मैंने टोटल को क्या ले लिया? एक्स। एक्स का 20% इज कैश परचेज, क्रेडिट परचेज पता है, दोनों को मिला के टोटल आना चाहिए। ये हम लोग ने सॉल्व कर लिया, कोई डाउट कोई दिक्कत?
तो फॉर्मूला लिख दे, ओपनिंग स्टॉक सीधा ये लिखते हैं ना, क्यों लिखे कैसे, प्लस टोटल परचेजेस, परफेक्ट। व्हाट इज द ओपनिंग स्टॉक, प्लस माइनस कितना, ये क्या आ गया हम लोग का, ये कहाँ पे जाएगा, इज दैट ओके, चलिए वापस बोलना है, हो जाएगा, हम आपके लिए रुका हुआ पूरा बैच, वापस बोलना है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, कौन सा एग्जांपल नंबर हो, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल लिखूं या इक्विपमेंट लिखूं, ऑब्वियसली इक्विपमेंट तो फिर क्या हो जाता है, एसेट। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 142020 2200 31321 5800, क्या ठीक है। क्रेडिटर्स 7800 9200, नेक्स्ट है, ये नया आइटम है आपके लिए, एडवांस टू सप्लायर्स। एडवांस टू क्या बोला मैंने, 1000 25,000, स्टॉप करता है सब लोग, एक बार पेन नीचे रखता है, मेरा बात सुनता है आराम से। तो यार व्हाट इज माय ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, क्रेडिटर इज आवर 7800 9200, मेरा बात ढंग से सुनना। मैं स्पोर्ट्स मटेरियल ना, ये चारों लोगों से खरीद, ये जो फर्स्ट वन में 4 लोग बैठे हैं ना, मैं चारों से खरीद, क्या बोला, ठीक है। यहाँ विवेक है, नीर है, किंजल है, ये तीनों उधार में सामान नहीं, ये तीनों चीज सामान क्या चीज में दे देते हैं, उधार। तो ये तीनों से तो हम सामान उधार में खरीदते हैं। इन लोगों को पता है मैं क्या बोलूंगा, क्रेडिटर्स, क्या बोलूंगा। और बीच में एक बार अपना हाथ हिला दो, ये इसका नाम है पुलकित, अरे नीचे, इसका नाम क्या है, पुलकित। सब जान जाइए इसको, ही इज वेरी फेमस, ठीक है। गुवाहाटी में कोई भी काम करने का कॉन्टैक्ट है, ठीक है। तो जो पुलकित भाई है ना, इसका एक रूल है, ये जो भी काम करता है ना, उसके लिए पैसा एडवांस में लेता है। पैसा क्या चीज में लेता है, मतलब इन तीनों को तो माल पक्की में खरीदता है, पर पुलकित को पहले रुपया देना पड़ता है, फिर सामान आता है, उसको बोलता है एडवांस टू, पता नहीं समझा है नहीं समझा। तो क्रेडिटर इज आवर, और जिसको तुम एडवांस में रुपया देके माल खरीदता है ना, वो आपका क्या है, पर ये चारों ही आपका सप्लायर है, ये चारों ही आपका क्या है, सप्लायर है, चारों ही आपका क्या है, सप्लायर। किसी से उधार में खरीद, किसी को पहले पैसा देता है, जिससे उधार में खरीदता है वो है लायबिलिटी, और जिसको पहले पैसा देता है वो क्या है, एसेट। मतलब ये दोनों मिला के, कुल मिला के, मतलब मैं इन दोनों को क्या बोलूंगा। और ये डेटा पता है क्या चीज के लिए यूज होगा, क्रेडिट दोनों डेटा, क्योंकि मैं माल खाली उधार में नहीं खरीदता, मैं माल कुछ एडवांस दे के भी खरीदता। पता नहीं समझा या नहीं समझा। तो 2 आदमी हो गया है, आप बताइए, 2 तरह का सप्लायर हो गया है, एक जिसको पहले पैसा जाता है फिर माल आता है, और दूसरा वो तरह का सप्लायर हो गया है जिससे हम लोग माल पहले लेते बाद में पैसा देता है। और इन दोनों को मिला के मैं क्या बोलूंगा, अगर मैं एकदम दुकान वाले भाषा में बात करूं, बनिया भाषा में, जिससे भी माल आता है ना, आप उनको सप्लायर बोलते हो। जब वो सप्लायर को पैसा एडवांस देते हो तो उसको बोलेगा एडवांस टू सप्लायर, और उस सप्लायर से अगर आप सामान खरीद के पैसा बाद में देते हो तो उसको क्या बोलेगा, क्रेडिटर्स। टेक इट इजी गाइस। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल पता है हम लोग को, और मैंने 2 डेटा दिया आप लोग को,
एक क्रेडिटर्स दिया है और एक एडवांस टू सप्लायर्स दिया। क्रेडिटर और एडवांस टू सप्लायर्स दोनों को मिला के मैं क्या बोलूंगा, सप्लायर्स। और जो एडवांस जिस सप्लायर को दे रहा हूँ मेरा क्या है, एसेट, और जिससे मैं उधार में खरीद रहा हूँ मेरा क्या है, लाइबिलिटी। ये दोनों डेटा यूज किया जाएगा एक ही चीज निकालने के लिए। इज दैट ओके नाउ? वैसे आप कर्ली ब्रैकेट देके लिख लीजिए सप्लायर्स, ताकि आप घर में जब एग्जांपल देखें तो आपको याद आ जाए मैंने क्या बोला। अरे कभी कभी नहीं होता है कि आपका माल लेट आया पर पहले पैसा दे दिया, कभी ऐसा होता है कि आपने पैसा नहीं दिया पर माल आ गया। ये तो चलते रहते हैं ना धंधा के अंदर। ऐसा भी हो सकता है कि मैंने पुलकित को 10,000 रुपया दिया पर उसने अभी तक खाली 8,000 का माल भिजवाया है, तो 2,000 रुपया मैं क्या लिखूंगा, एडवांस। या उसने माल भिजवाया था 8,000 का, मैंने पेमेंट कर दिया 15,000, तो मैं 7,000 क्या लिख दूंगा, एडवांस। तो होता ही है ना यार। पता नहीं समझा नहीं समझा। अब नेक्स्ट लाइन में मैं लिख रहा हूँ, पेमेंट मेड to suppliers ₹1,20,000। पेमेंट मेड टू सप्लायर्स मैंने कितना लिखा है गाइस, एंड देयर वेर कैश परचेजेस ऑफ ₹40,000। तो गाइस इन्होंने क्या परचेजेस लिख के दे दिया मेरे को, तो मतलब इस सब में खाली एक ही चीज मिसिंग है। तो गाइस परचेज के लिए हम लोग क्या बनाता था, पर इस बार लेजर में गेम होगा, क्योंकि लेजर में खाली क्रेडिटर नहीं है, साथ में कुछ ऐसा भी क्रेडिटर है जिसको आप क्या देके रखा हुआ है, एडवांस। मतलब मान लो मैं चारों से माल उधार में खरीदता होगा, पर गलती से जिससे उधार में खरीदा उसको एक्स्ट्रा पैसा चला गया, उसी को बोलते हैं एडवांस टू। पता नहीं समझा नहीं समझा। 100%। एक बार आप कुछ नहीं लिखेगा, पहले खाली मेरा बात सुनिए। फॉर्मूला हम लोग आराम से बोलते हैं, क्या फॉर्मूला है, ओपनिंग स्टॉक प्लस कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज माइनस क्लोजिंग। अगर इस समूह को ध्यान से देखेगा तो अपने को ओपनिंग स्टॉक पता है, क्लोजिंग स्टॉक पता है, कैश परचेज पता है, क्या नहीं पता है। अब मैं क्रेडिट परचेज जो सामान खरीदता हूँ किससे खरीदता हूँ, सप्लायर। कुछ सप्लायर ऐसे जिनको पैसा देना बाकी है, और कुछ सप्लायर ऐसा जिनको मैं पैसा ज्यादा दे के रखा हूँ। समझ आ गया है? तो इन दोनों की मदद से मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, इज दैट ओके फॉर एवरी? मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से ये, क्रेडिटर इज आवर, पर अगर मैंने किसी सप्लायर को एडवांस दिया तो मेरा क्या है, श्योर है आप लोग? तो मैं जैसे सामान खरीदता अगर मैं उसको एडवांस में रुपया देके रखा तो क्या है, एसेट। आप लोग पता है हम लोग का फीस एडवांस में पे करता है, तो आप लोगों के लिए मैं क्या होऊंगा, एसेट। और मैं आप लोगों के लिए मैं क्या मानूंगा, लाइबिलिटी। या नहीं, तुम अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझो ना, तुमने पैसा मेरे को एडवांस में दिया तो तुम क्या बोलेगा, मैं क्या हूँ, एसेट। हाँ या ना? वैसे मैंने अगर किसी से माल खरीदना उसको पैसा एडवांस दिया तो मेरा क्या है, एसेट, क्योंकि मेरे को उससे गुड्स मिलना है। पर अगर उसको पैसा देना बाकी है ना, लाइबिलिटी। इज दैट ओके? हाँ या ना? तो इस सबको अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो ओपनिंग स्टॉक पता है, क्लोजिंग स्टॉक पता है, कैश परचेजेस पता है, पर क्या नहीं पता है, क्रेडिट परचेजेस। जानने के लिए मेरे को किसका लेजर बना पड़ेगा, क्रेडिटर्स का नहीं, सप्लायर्स, क्योंकि इसमें क्रेडिटर भी है एडवांस भी है। अगर एडवांस है तो मैं क्रेडिटर बोलता, पर क्योंकि एडवांस भी है तो मैं दोनों को मिला के क्या बोलूंगा, सप्लायर। पता नहीं समझा नहीं समझा? ठीक है, पहले आइए फॉर्मूला लिखते हैं आराम से। ओपनिंग स्टॉक प्लस व्हाट, ये रिप्लाई कम है, ओपनिंग स्टॉक प्लस प्लस माइनस, ठीक है क्या? Can anyone tell me what is the opening stock? 20। ठीक है, नेक्स्ट क्या कैश परचेजेस दिया हुआ है, कितना? तो क्रेडिट परचेज दिया या निकालना पड़ेगा? एंड व्हाट इज आवर क्लोजिंग स्टॉक? I need to only calculate one thing now. तो मैं नीचे जाके लिखूंगा कैलकुलेशन ऑफ क्रेडिट परचेज। आपसे एक सीधा क्वेश्चन पूछा जा रहा है गाइस, खाली बोर्ड से छापो मत, दिमाग चलाओ। आपसे पूछा जा रहा है, जब मैं अभी तक क्रेडिट परचेज निकाल रहा था तो मैं क्या प्रिपेयर करता था, लेजर। किसका लेजर? पर इस बार खाली क्रेडिटर है या सप्लायर है, क्योंकि कुछ क्रेडिटर को एडवांस दिया हुआ, कुछ को रुपया देना, जिसको रुपया देना बाकी उसको बोलते हैं क्रेडिटर। और अगर पहले रुपया देगा उसको क्या बोलेगा, एडवांस। तो दोनों पार्टी है ना, इसके लिए मैं क्रेडिटर का लेजर नहीं बनाऊंगा।
सप्लायर इंक्लूड्स बोथ क्रेडिटर एज वेल एज जिसको एडवांस दिया हुआ है. इज द टर्म ओके फॉर एवरीवन? पक्का? अब बोर्ड पे एकदम ध्यान दीजिएगा. क्रेडिटर इज आवर व्हाट? दिस इज योर प्रॉब्लम, डोंट स्पीक. लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस. तो मैं सप्लायर के क्रेडिट साइड जाके लिखूंगा बाई बैलेंस बीडी. कितना? 7,000. ये किसका ओपनिंग बैलेंस है? एक चीज और बताओ, क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस किस साइड आता है? तो टू बैलेंस सीडी. व्हाट इज द क्लोजिंग बैलेंस? परफेक्ट. किसका किसका कंप्लीट हो गया है ये बताइए. क्रेडिटर्स का क्या कंप्लीट हो गया है? पर सप्लायर में खाली क्रेडिटर है और भी कोई है? क्या है? स्टॉप. ये जो राइट बोलो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. एडवांस टू सप्लायर इज अ बेसिक रखो ना पढ़ाई को. सप्लायर इज अ एसेट का ओपनिंग बैलेंस. मतलब इस बार लेजर में टू बैलेंस बीडी डेबिट साइड पे भी आएगा. मतलब इस क्योंकि ये सप्लायर है, ओपनिंग बैलेंस दो जगह है. कुछ सप्लायर लाइबिलिटी है और कुछ सप्लायर आपका एसेट है. समझा? अगर मैं खाली क्रेडिटर लिखता तो मैं टू बैलेंस बीडी नहीं लिख सकता, पर सप्लायर में मैं लिख सकता हूँ. तो कुछ सप्लायर को एडवांस में रुपया दिया, कुछ सप्लायर को रुपया देना. तो व्हाट इज माय टू बैलेंस बीडी? अगर कोई ये बता सकता. आई होप किसी को डिफिकल्ट नहीं लगा मैंने क्या किया है. फिर यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा अगर कोई बता सकता है? बाई बैलेंस सीडी. कितना? डन ना? मैं आप लोगों को कल इसका फॉर्मूला भी सिखाऊंगा लेजर अवॉइड करने के लिए. क्या यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, पेमेंट मेड टू व्हाट? सप्लायर. तो मैंने टोटल में कितना रुपया पे किया है? सप्लायर को पे करने का तो आता ही होगा ना. सप्लायर अकाउंट डेबिट टू व्हाट? बैंक. कितना रुपया? करिए टोटल इस साइड का. 1 लाख. तो इधर का टोटल भी कितना आएगा? तो मिसिंग फिगर क्या आएगा? कि क्या परचेजेस है हम लोग? निकाल लीजिए आराम से. 1 लाख. तो कैलकुलेटर लाना स्टार्ट करो गाइस. हर क्लास नई रिमाइंडर देगा. हम ना कल से एंट्री नहीं दे रहे बिना कैलकुलेटर के क्लास सुन रहे. हम एकदम सीरियसली बोल रहे. 1,11,000. अब ये क्रेडिट परचेज में चला जाएगा. निकाल लीजिए कितना आएगा. कितना? ये आ रहा है क्या आंसर? ज्यादा देखिए लर्निंग क्लास था हम लोग का. प्रैक्टिस क्लास तो होगा ही, सेम चीज सब्सक्रिप्शन में भी हुआ था. एक क्लास और पूरा बिताएगा इस टॉपिक के ऊपर जहाँ प्रैक्टिस करवाएगा सारा वैरायटी का वापस से. क्या यहाँ तक सबको समझ आ गया है क्या? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? I'll be taking my next class on Saturday. I won't be taking a class tomorrow. I'll be taking my next class on what? Saturday. आज I think Thursday है. I won't be taking a class tomorrow. आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कल के लिए, ठीक है? थोड़ा सा ना सिंसियरिटी दिखाइएगा, ठीक है? एट दिस लेवल मैंने जितना एग्जाम्पल अभी तक करवाया है होगा अराउंड 17-18 एग्जाम्पल्स मिला जुला के होना चाहिए था, ठीक है? अब सारा रिवाइज करिएगा घर पे बैठ के खुद से एंड ऑनेस्टली करिएगा. यार नहीं हमको याद है, ये एटीट्यूड मत रखिएगा. इट्स अ बिगर चैप्टर. फिर एंड तक ना चैप्टर उड़ जाएगा आप लोग के साइड से. तो प्लीज रिवाइज करिएगा क्योंकि नेक्स्ट क्लास इसका प्रैक्टिस होगा. अगर वहां पे खुद से राइट हुआ तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. इज दिस क्लियर गाइस? गाइस पढ़ाई करना है घर पे, आज घर जाके. इज दिस क्लियर? ठीक है, आधा घंटा निकाल लीजिए अपना जिंदगी का. थैंक यू सो मच.